Hello friends, Rudra here and this is the current affairs section और इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉप 26 COP 26 कॉप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका छोटा वर्जन है, शॉर्ट फॉर्म है। तो कॉप है क्या, ये देख लेते हैं कि तब ये पार्टीज हैं। पार्टीज मतलब गवर्नमेंट्स। तो C फॉर कॉन्फ्रेंस, O फॉर O, P फॉर पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट्स, कई सारी सरकारें मिलकर एक जगह बैठी, जिन्होंने साइन किया है क्या, UNFCCC। कब साइन हुआ था? 1992। इसको रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है, रियो समिट भी कहा जाता है, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कॉप है क्या? एपेक्स डिसीजन, सबसे उच्च स्तरीय जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ UNFCCC। इसका गठन हुआ था UNFCCC का। ग्रीन हाउस गैसेस जितने हैं एटमॉस्फेयर में, उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मात्रा को स्टेबिलिटी, मतलब वो बढ़ने ना पाए, स्टेबिलाईज कर दिया जाए वहीं पर। तो कॉप 26 क्यों ग्रीन हाउस गैसेस स्टेबलाइज कर दिया जाए? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जाएंगे तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है कि ये मतलब सूर्य की जो है रोशनी है, उसको, उसकी जो गर्मी है उसको जो है कैद कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो कॉप 26 कहाँ पर हुआ है? ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। और ये पहला कॉप कहाँ हुआ था? बर्लिन में, जर्मनी, 1995। Okay, the first COP was held in 1995 in Germany, in Berlin, to be more precise. और ये कुछ टर्म्स हैं जो कभी भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। So I thought of including them in the current affairs section, though it is a part of environment conventional, लेकिन फिर भी देख लेते हैं that come up, क्योंकि इनको जाने बिना जो है हम आगे के NDCs अपने जो है नहीं समझ पा सकते। तो नेट जीरो क्या है? नेट मतलब होता है जितना गया उतना आया। तो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मतलब द वंस दैट कॉज द अर्थ टू हीट अप रिलीज्ड, मतलब जितना ग्रीन हाउस गैसेस हमने आसमान में और एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज किया, बराबर जितने भी गैसेस हमने एटमॉस्फेयर से रिमूव किया, जैसे फोटोसिंथेसिस जो CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, प्लस फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज हैं, कार्बन कैप्चर है, और कार्बन को जो है सोख के किसी पर्टिकुलर जो है कहीं पर भी रख देना, उसे बटोर के, तो ये नेट जीरो है। 5 टर्म्स, मतलब ये 5 टर्म्स हैं जो कॉन्फ्रेंस में अक्सर कई सारे पैक्ट्स में, कई सारे जो है मीटिंग्स में सामने आए। मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन है रिडक्शन, मिटिगेट द पेन बोला जाता है, कि मतलब कि दर्द को कम करो। तो रिफर्स टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे जो है आप ग्लोबल टेम्परेचर्स को लॉन्ग टर्म में जो है रोक सकते हैं बढ़ने से। तो ग्लासगो मीट में वन ऑफ द मेन डिस्कशंस वाज टू इंक्रीज द एम्बिशन ऑफ मिटिगेशन एक्शंस, कि जो मिटिगेशन, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने का जो भी काम है, उसको कैसे उस कार्य को और प्रगति पे लाया जाए। तो ग्लासगो मीट का ये वन ऑफ द फर्स्ट जो है, वन ऑफ द मेन डिस्कशंस है। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन मतलब होता है कि हम कितना अडेप्टेबल हैं ह्यूमन बीइंग्स। जैसे अब टेम्परेचर मान लो बढ़ गया है, प्री इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 17वीं शताब्दी में, जितना टेम्परेचर था आज लगभग उसका 1 डिग्री सी बढ़ गया है। तो जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं क्लाइमेट में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठंडी गर्मी जो है अपने समय पे नहीं होती, एग्रीकल्चर जो है सॉइल जो है बर्बाद हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर, कृषि को कैसे ज्यादा रेजिलियंट, कैसे ज्यादा रेसिस्टेंट टू चेंज बनाया जाए, उसे रेजिलियंट कहा जाए। फ्लड डिफेंसेस, कैसे ज्यादा बाढ़ को रोका जाए। तो ग्लासगो मीट में डेवलप्ड कंट्रीज वेयर आस्क्ड, उनसे कहा गया कि अपना जो योगदान है उसको दुगना किया जाए फॉर अडेप्टेशन एफर्ट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये विकसित देशों से ये जो है गुजारिश की गई। अडेप्टेशन का मतलब ये है। NDC क्या है? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ये आया था पेरिस समझौते में 2015 में।
तो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब ये ऐसे टारगेट्स हैं जो इंडिविजुअल कंट्रीज जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तय करते हैं। तो इंडिया का एनडीसी जैसे क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोपोर्शन है ओवरऑल बिजली उत्पादन में, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हमने उत्पादन करना है उसको बढ़ा देना है। डिक्रीजिंग एमिशंस पर यूनिट मतलब एक जीडीपी बढ़ने में एक यूनिट जो भी यूनिट होगा तो उसमें जो है जितना CO2 जितनी एनर्जी लग रही है उसको कम करना। फॉरेस्ट कवर उसको बढ़ाना ताकि फोटोसिंथेसिस से ज्यादा CO2 आसमान से एटमॉस्फेयर से कैप्चर हो। Countries have top update their NDCs every 5 years. Have to update. ग्लासगो मीट में लिखा है कि कंट्रीज दैट हैड नॉट सबमिटेड देयर एनडीसीज फॉर 2020 मतलब 2015 में आया था कॉन्सेप्ट पेरिस समझौते में। तो उसके बाद जो है 2020 में बोला गया था कि हर 5 साल पे जे देना है। तो अब जो कंट्रीज जो नहीं दिए हैं तो उनको 2022 तक का जो है अवधि दी गई है, टारगेट दिया गया है। तो इंडिया का जो है एनडीसीज क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि 33 to 35% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन ऑन 2030 ओवर 2005। ओके, कि 2005 में जितना एमिशन इंटेंसिटी था मतलब पर यूनिट जीडीपी जितना हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते थे 2005 में उसका 35% कम करें 2030 तक। ठीक है, सपोज 100 किलो जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो है यूज कर रहे थे, कार्बन जो है हम लोग यूज कर रहे थे 2005 में 1 किलोवाट जो है बिजली उत्पादन में। तो हमें 2030 में 35% कम करना मतलब कि 65% ही वी हैव टू यूटिलाइज 65 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें यूटिलाइज करना है या ये कह सकते हैं रिलीज करना है 1 किलोवाट आवर बिजली उत्पादन में। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना है 175 गीगावाट बाई 2022 चल ही रहा है। 40% ऑफ टोटल पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस की कोयला तेल पेट्रोल इन सब से ना हो। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू सीक्वेस्टर मतलब फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाए जिससे 2.5 से 3 गीगा टन CO2 कैप्चर हो। हायर इन्वेस्टमेंट लाया जाए, टोटल कॉस्ट ऑफ ये इतना $2.5 बिलियन पड़ेगा। क्लाइमेट फाइनेंस वही है कि जितना भी पैसा हमें चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो मिटिगेशन अडेप्टेशन है और उनके कंट्रीज का जो भी एफर्ट्स है उसको मॉनिटर करने के लिए ताकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के 2 डिग्री सी से ज्यादा ना जा पाए। तो ग्लासगो मीट में बोला गया डेवलपिंग कंट्रीज आस्क्ड जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों से पूछे, बोले कि मोबिलाइज एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन एवरी ईयर फ्रॉम 2030 ऑनवर्ड्स। 2030 से 1.3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है, तो $1300 बिलियन जो है हर साल मोबिलाइज करो भैया लोग। तो ग्लासगो पैक्ट क्या है, रिकॉग्नाइजेस कि लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग अगर जो 1.5 डिग्री सी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कम करना है तो ये बहुत ज्यादा रैपिड रिडक्शंस चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस के बहुत ज्यादा जो है उन्हें कम करना होगा। और ग्लोबल CO2 जो एमिशन है उसको 45% 2030 तक जो है 2010 का लेवल में जितना मतलब 2010 में जितना हम CO2 रिलीज कर रहे थे मान लो 100 किलो तो 45% कम करो तो मतलब 55 किलो 2030 तक हमें 55 किलो ही रिड्यूस करना है। मतलब कि समझ लीजिए अभी 2022 है मतलब 2010 के लेवल पे। एंड टू नेट जीरो अराउंड मिड सेंचुरी 2050 तक जो है नेट जीरो हो जाए, जितना हमने का एमिशन कार्बन डाला एटमॉस्फेयर में उतना कैप्चर कर लिया। नेट जीरो जो हमने देखा था डेफिनेशन, तो वो कैसे होगा। द पैक्ट मेंशंस कोल, कोल को क्या बोला है, सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। The pact is mentioning coal as the single biggest contributor to climate change. It is the first ever climate deal. This is very important because this is something very characteristic of this Glasgow Pact. कि ये पहला ऐसा क्लाइमेट डील है जिसने एक्सप्लिसिटली
कोल को मेंशन किया है, टू प्लान टू रिड्यूस अनएबेटेड कोल पावर। तो इसमें एकदम फेज आउट करने की बात कही गई थी ग्लासगो पैक्ट में, कोल का यूज एकदम से ना हो, लेकिन इंडिया और चाइना के जो है प्रोटेस्ट के विरोध के फलस्वरूप जो है इसमें फेज आउट शब्द हटा के फेज डाउन शब्द लाया गया कि नहीं, उसको जो है कम किया जाए, खत्म ना किया जाए। ask the countries to make efforts to reduce usage of coal as a source of fuel, कि कोल हटाइए और इनएफिशिएंट सब्सिडीज जो है तेल और गैस पे दिया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स पे, वो सब्सिडी हटाइए। तो हैज कॉल्ड फॉर फेज डाउन ऑफ कोल, कि पहले ये फेज आउट था, तो बाद में इसे जो है इंडिया और चाइना के दखल देने पे, इंटरवेंशन पे जो है फेज डाउन किया गया। तो ये पहला बार है जहां कोल को जो है एक्सप्लिसिटली ऐसे मेंशन किया गया। अभी तक कोल को नहीं बोला जाता था, अभी तक केवल इतना बोला जाता था कि हमें जो है कम करना है, कम करना है। लेकिन कैसे कि ये कोल जो है सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज का, तो इसे कहते हैं ना, इसे कम, इसे हटाओ। तो इंडिया बोला नहीं नहीं, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट, हम इस पे निर्भर हैं। तो इंडिया और चाइना के प्रोटेस्ट की वजह से फेज डाउन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ओके, द पैक्ट हैज एक्सप्रेस्ड कि हम डीप रिग्रेट्स हैं, कड़ी निंदा करते हैं, फॉर द फेलियर डेवलप्ड कंट्रीज जो नहीं कर पाए, तो करते रहिए, टू डिलीवर ऑन देयर, मतलब कि इसमें था पेरिस अग्रीमेंट में कि एवरी ईयर $100 बिलियन का जो है मोबिलाइजेशन था, कि डेवलप्ड कंट्री $100 बिलियन हर साल डेवलपिंग कंट्री को देंगे। तो इट हैज आस्क्ड देम कि अरेंज दिस मनी, इस मनी को अरेंज करो अर्जेंटली एंड इन एवरी ईयर टिल 2025 तक आप इसे दीजिए। डिस्कशंस को इनिशिएट किया कि 2025 के बाद $100 बिलियन से ज्यादा का जो है फंड जो है चाहिए, उसके लिए डिस्कशंस को जो है इनिशिएट किया। ये देखेंगे हम यहाँ, ग्लासगो जो है कहाँ पर है, यहाँ पर है, लंदन यहाँ पर है, तो ये है आयरिश सी, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। डेवलप्ड कंट्रीज को बोला है कि टू प्रोवाइड मनी इन ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन भी आप दीजिए, कि मनी दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। पीएम मोदी का क्या एड्रेस था, ये पंचामृत का जो फॉर्मूला दिया है इंडिया ने, पंचामृत, ओके, पंचामृत। तो पहला क्या है कि इंडिया विल टेक इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, कि ऐसी एनर्जी उत्पादन जनरेशन जो फॉसिल फ्यूल से ना हो, मतलब कोयले से ना हो, तेल से ना हो, उसको हम 2030 तक 500 गीगावाट तक कर देंगे। जैसे जो विंड से हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हो, सोलर एनर्जी से हो, तो दैट वुड बी 500 गीगावाट। सेकेंडली क्या है कि 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया का वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा 2030 तक, नॉन रिन्यूएबल से नहीं होगा। तीसरा क्या है, टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन, जितना भी CO2 का एमिशन है एटमॉस्फेयर में, उसको 2030 तक 1 बिलियन टन्स को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ। चौथा है 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय मोर देन 45%। हमने देखा था ये एनडीसी का हिस्सा है, कि अगर जो 2010 में 100 किलो CO2 का एमिशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो 2030 तक उसको जो है 55% ले आएंगे। और ये देखिए पंचामृत के फॉर्मूले में जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, तो उसमें भी है कि 2030 तक इंडिया जो है अपना कार्बन इंटेंसिटी की, कार्बन इंटेंसिटी मतलब ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि जीडीपी में कितना एनर्जी का योगदान, कितना CO2 उत्सर्जन हुआ, तो उसको 45% से ज्यादा से कम करेंगे। और 2070 तक नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे, जो डेफिनेशन हमने दिखा था कि जितना CO2 हम लोग कार्बन डालेंगे एटमॉस्फेयर में, उतना जो है हम लोग कैप्चर कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे बैक। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, कि मोदी ने पंचामृत फार्मूला में कि तब तक जो है इंडिया को नेट जीरो का टारगेट दिया 2070 तक, चाइना ने शायद 2060 दिया है, और यूनाइटेड नेशन का है 2050, तो इंडिया का है 2070। अब ये COP26 में जो है एक और बात आई, एक और इवेंट हुआ, वो है ग्लोबल मीथेन प्लेज, क्योंकि अभी तक CO2 की बात हो रही है। CO2 जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा देर तक रहता है, लेकिन उसके बाद जो है CH4 मीथेन है, एक हाईली
एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये एग्रीमेंट है यूएस और ईयू इसके लीडरशिप रोल्स में है। अमेरिका और ईयू के इनिशिएटिव से जो है ग्लोबल मीथेन प्लेज को लाया गया। एक ऐसा इवेंट है जो कॉप 26 ग्लासगो समिट में संपन्न हुआ। इसमें क्या इसका टारगेट है कि मीथेन का एमिशन 30% से 30% कम करेंगे 2020 में जितना था। सपोज 100 किलो जो है मीथेन उत्सर्जन हो रहा था एटमॉस्फेयर में, तो 30% मतलब 70% ही 70 किलो ही 2030 तक उत्सर्जन उसका होगा। मतलब कि 2000 मतलब सतत रूप से उसको कम करते जाएंगे। मीथेन अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमने बताया था ना कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1700 शताब्दी में अगर जो टेम्परेचर जितना था तो आज जो है 1 डिग्री सी बढ़ गया है। तो सारा का सारा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं है, आधा उसका अकाउंट्स जो आधा कंट्रीब्यूशन उसका CH4 मीथेन से है। तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि 25% ऑफ द वार्मिंग कि 25% जितना वार्मिंग है वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो बिकॉज ऑफ मीथेन है। ह्यूमन सोर्स जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हैं, जो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज से है, ये 60% है टोटल मीथेन एमिशन के। वो क्या क्या है? लैंडफिल्स जहां पर जो है कूड़ा करकट जो है इकट्ठा हुआ, ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम्स हैं जहां से एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑयल वेल्स, गैस वेल्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो पैडी फील्ड जो धान की खेत है वो भी मीथेन उत्सर्जन जो है करती है। कोल माइनिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, लाइफ स्टॉक भी जो है बहुत बड़ा कारण है मीथेन के एमिशन का, ग्लोबल वार्मिंग का। नेचुरल सोर्सेस क्या है? 40%। और वो क्या है? वेटलैंड्स जो तालाब वगैरह हैं या जो ऐसे खेत हैं जो पानी से डूबे हुए हैं, डिकम्पोजिंग बायोमास। तो मीथेन क्या है? 30% कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सोर्सेस लाइक एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड लाइव स्टॉक। ओवरऑल में देखा जाए तो 30% लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कहता है? कहता है कि मीथेन का मच शॉर्टर लाइफ टाइम है, 12 साल ही केवल एटमॉस्फेयर में रहता है एज कंपेयर टू मेनी सेंचुरीज फॉर CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड कई 100 साल रहता है। इट इज मच मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, इट अब्सॉर्ब्स मोर एनर्जी। लेकिन चूंकि ये एटमॉस्फेयर में केवल 10-12 साल ही रहता है तो इसलिए जो है उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन एक साल में अगर जो देखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है तो मीथेन ज्यादा है। प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है मतलब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये बहुत ही हैजार्डस एयर पोल्यूटेंट है। तो उसके जो है जनरेशन में मीथेन एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर। 75% मीथेन एमिशंस वो मिटिगेट कर सकते हैं जितना भी अपना टेक्नोलॉजी आज का है, और 40% इसका जो है कोई पैसा नहीं लगेगा। आप 40% जितना भी मीथेन उत्सर्जन हो रहा है उसका जो है खात्मा कर सकते हैं विद नो एडिशनल कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री। यूनाइटेड नेशन कहता है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स से पर्सपेक्टिव से, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की। इसका जो है टाइम पीरियड 12 साल है, CO2 का कई 100, 200-300 साल है, 400-500 साल है, या कह लो 1000 साल है। लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 80 गुना ज्यादा है कि अगर जो ये भी कई 100 साल होता है तो फिर भाई कल्याण हो चुका। India chose not to sign the global methane pledge. Russia, China, or Iran also chose not to sign the global methane pledge because we are very much dependent on landfills. We are very much dependent on fossil fuels, exploration of oil and gas and coal. तो हिस्टोरिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी जिम्मेदार हैं ऐतिहासिक रूप से वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वो जल्दी जल्दी कोयला और सारा मतलब उन लोगों ने तो कोई परवाह नहीं की, अकूत उसका जो है इस्तेमाल किया एकदम जैसे बाप का राज है। और फिर जो है अब बोल रहे हैं कि नहीं 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 अब तो गर्मी लग रही है भाई, अब आप लोग कम करिए। तो ऐसा नहीं ना होता है भाई। ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, ये भी जो है कॉप 26 ग्लासगो समिट में हुआ। तो ये 10 ग्लोबल संगठन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका काम है कि एक मॉडल तैयार करना और जो रिस्क है क्लाइमेट का, नेचुरल का, उस पर डेटा देना, एक मॉडल देना। तो ये क्या है? यूनिवर्सल मॉडल देगा जिससे उस मॉडल से पता चलेगा कि ज्योग्राफिकल रीजन्स कितना ज्यादा रेजिलियंट है, सुरक्षित है क्लाइमेट रिस्क से। ऑल ज्योग्राफिकल रीजन्स जैसे हिमालयन है, माउंटेन है, या अलुवियल सॉइल मैदानी है, पठारी है, कई तरह के ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं। तो उन सब का अपना अपनी कितनी कैपेसिटी है, कितना रेजिलियंस, कितनी क्षमता है,
क्लाइमेट रिस्क को जो है झेलने का, तो ये ऐसा मॉडल देगा। तो ये 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है और ये कॉप 26 ग्लासगो समिट में जो है लॉन्च हुआ है। रेफरेंस डेटा देगा नेचुरल हजार्ड रिस्क पे, इनिशिएटेड विद फंडिंग वंडिंग है, पार्शियल फंडिंग इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखा था फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर, और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया की इनिशिएटिव है। स्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, तो ये भी जो है यहाँ पर लॉन्च हुआ है कॉप 26 ग्लासगो समिट में। तो इसके जो है मेंबराने कौन है? इंडिया है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, जमैका है, मॉरिशस है। तो इतने सारे कंट्रीज ने ज्वाइंटली लॉन्च किया एक इनिशिएटिव आइरिस। ये एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये सही लिखा नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, तो नाम से ही है कि आइलैंड स्टेट्स, जो छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं जैसे फिजी है, किरिबाती है, तुवालू है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि अगर जो थोड़ा सा भी अगर जो समुद्र का लेवल बढ़ा तो ये सब डूब जाएंगे। तो अडेप्टेशन, कैसे ये अडेप्ट करें और कैसे सरवाइव करें, तो उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो टेक्निकल सपोर्ट दे दो भाई, वो तो जरूरी है ही हर चीज में। रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम की, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, जैसे पावर लाइन्स हैं, खंबे हैं, जैसे तो रेलवे लाइंस हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को और रेजिलिएंट कैसे बनाया जाए टेक्निकल सपोर्ट से। तो ये सपोर्ट करेगा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस, मतलब उनको पैसा, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट बनाने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, इन दोनों को प्रोवाइड करेगा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। कैसे? जैसे मान लो इसरो के पास हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि इसरो के पास पूरी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एडवांस वार्निंग। अभी भी IMD जो है साइक्लोन्स का जो है वार्निंग प्रोवाइड करता है, लेकिन इनपुट्स इसरो ही देता है। मॉनिटरिंग ऑफ कोस्ट लाइंस, कोरल लीव्स, स्पेस बेस्ड इनपुट्स टू सपोर्ट स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, तो ये सब टेक्निकल सपोर्ट्स के अंतर्गत आता है कि वी विल सपोर्ट यू, कि क्या क्या रिस्क्स आ रहे हैं, वी विल गिव यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सैटेलाइट्स टू हेल्प देम प्रोटेक्ट फ्रॉम इनंडेशन, डूबने से ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स। अब ये है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भी लॉन्च हुआ है इंडिया और यूके। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा ना कि कॉप 26 में कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च हुए। तो इंडिया और यूके ने ज्वाइंटली मिलके जो है ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। ग्रिड मतलब कि जो बिजली जो है सप्लाई थर्मल पावर स्टेशन से गया तो ग्रिड में गया, ग्रिड में जाता है, वहां से जो है जनता को सप्लाई होता है। ओके, तो ग्रीन ग्रिड्स मतलब कि ऐसे ग्रिड्स जो है, ऐसे ग्रिड्स जो जहां से एनर्जी सप्लाई जो है, जहां पर एनर्जी का स्टोरेज जो है ग्रीन हो, मतलब ग्रीन सोर्स हो, जैसे सोलार से है। तो सोलार का क्या है कि जैसे इंडिया में अगर जो रात है तो यहाँ पर तो एनर्जी जनरेशन हो नहीं पाएगा। तो इंग्लैंड में मान लो, अमेरिका में मान लो, वहां पर वो है, मेक्सिको में वहां पर सनलाइट है। तो अगर जो सारे सोलर पैनल्स को, जितने भी देशों में सारे सोलर पैनल्स को एक ग्रिड से जोड़ दिया जाए, तो वी विल ओवरकम दिस मेजर चैलेंज। सोलर एनर्जी का जो है यूसेज में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि 24 आवर्स जो है सनलाइट नहीं रहता है, तो कहीं सनलाइट है कहीं नहीं है, तो जहां नहीं है वहां जो है सप्लाई हो सकता है, जहां है। तो ये इंटरनेशनल नेटवर्क है एक तरह से, फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड्स। तो कार्बन फुटप्रिंट्स, ऑफ कोर्स ये फॉसिल फ्यूल नहीं यूज हो रहा है, तो कार्बन एनर्जी कॉस्ट लो हो जाएगा, स्टोरेज नीड्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हर वक्त जो है सूर्य जो है वर्तमान वो बरकरार रहेगा और वो सप्लाई करता है, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होता रहेगा, तो स्टोरेज नीड्स कम हो गए। वर्ल्ड वाइड ग्रिड से जो है क्लीन एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एनीवेयर एनी टाइम, मीट द चैलेंज ऑफ डे टाइम। सबसे बड़ा जो चैलेंज है सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन में वो है, ये है कि केवल दिन में उत्पादन होता है। Keep visiting my videos for many more sections on current affairs. Thank you.